इस कहानी की शुरुआत एक जेल से होती है, जहां ड्राइवर नाम का एक आदमी अपनी और अपने भाई की पुरानी तस्वीर को ध्यान से देख रहा होता है। वह इस दिन का पूरे 10 सालों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज आखिरकार उसकी जमानत मंजूर होने वाली थी। कुछ ही देर बाद कई पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचते हैं और ड्राइवर को अपने साथ वार्डन के ऑफिस में ले जाते हैं। वार्डन उसे सलाह देता है कि बाहर जाकर वह अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे और साथ ही अपना विजिटिंग कार्ड भी देता है, ताकि भविष्य में किसी परेशानी में फंसने पर वह उससे संपर्क कर सके। लेकिन ड्राइवर को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता पूछता है और जेल से निकलते ही तेजी से पास मौजूद एक स्क्रैपयार्ड की ओर बढ़ जाता है। वहां एक कवर से ढकी हुई उसकी बेहद चमकदार कार खड़ी होती है। वह टायर के पास छुपाई गई चाबी निकालता है और कार के अंदर बैठ जाता है। कार के अंदर उसे एक खास आदमी से जुड़ी पूरी जानकारी मिलती है। इसके साथ ही एक रिवॉल्वर, कुछ मैप्स और कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी रखे होते हैं। इन सबको देखते ही ड्राइवर बिना टाइम गवाए सीधे उस आदमी की लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। ऑफिस के बाहर पहुंचकर वह ट्रैफिक के बीच से सड़क पार करता है और अंदर जाकर उस आदमी को ढूंढ लेता है। बिना किसी झिझक के वह उसे सिर में गोली मारकर मौके पर ही खत्म कर देता है। हालांकि पूरा सीन वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन ड्राइवर को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। वह आराम से बाहर निकलता है, अपनी कार में बैठता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। उसी इलाके में पास ही एक बार मौजूद होता है, जहां स्लेट नाम का एक ड्रग एडिक्ट एक ड्रग डीलर से नशा खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। स्लेट के पास पूरे पैसे नहीं होते, इसलिए डीलर पहले उसे मना कर देता है, लेकिन काफी बहस और जुगाड़ के बाद स्लेट किसी तरह ड्रग हासिल करने में कामयाब हो जाता है। इधर ऑफिस में हुए मर्डर की खबर मिलते ही वहां कई पुलिस यूनिट्स पहुंच जाती हैं। इन पुलिस वालों में सिसेरो नाम की एक लेडी ऑफिसर भी शामिल होती है। थोड़ी ही देर में स्लेट भी वहां आ जाता है, क्योंकि वह खुद भी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, लेकिन उसकी लतों और खराब रिकॉर्ड के बारे में पूरे डिपार्टमेंट को पहले से पता होता है। इसी वजह से ना तो कोई उसे पसंद करता है और ना ही वह ज्यादा टाइम तक नौकरी में रहने वाला होता है। सिसेरो उसे वहां देखकर तुरंत जाने को कहती है, लेकिन स्लेट साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि वह इस केस को सुलझाने के लिए ही आया है। दूसरी तरफ ड्राइवर एक दूसरे ऑफिस में पहुंच चुका होता है, जहां उसकी मुलाकात रॉय नाम के आदमी से होती है। रॉय वही आदमी होता है जिसे ड्राइवर ने अपने भाई के मर्डर से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने को कहा था। उसी ने स्क्रैपयार्ड में कार और बाकी सारा सामान भी छुपा कर रखा था। ड्राइवर उससे बाकी लोगों की जानकारी मांगता है, लेकिन अब रॉय के तेवर बदल चुके होते हैं। वह पहले से 2 गुने पैसों की मांग करता है। गुस्से में ड्राइवर उसे साफ कह देता है कि वह पहले तय हुई रकम का भी आधा ही देगा। यह सुनकर रॉय बौखला जाता है और अपने बॉडीगार्ड को बुला लेता है, जो एक MMA चैंपियन होता है। बॉडीगार्ड ड्राइवर पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर ड्राइवर के हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है। टैटू देखते ही वह घबरा जाता है और उसे घोस्ट कहकर पुकारते हुए पीछे हट जाता है। डर के मारे वह वहां से भाग जाता है। अपने बॉडीगार्ड की यह हालत देखकर रॉय के होश उड़ जाते हैं। डर के कारण वह बिना पैसे लिए ही ड्राइवर को बाकी सभी लोगों के नाम और एड्रेस दे देता है। उधर सिसेरो और स्लेट ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देख रहे होते हैं। फुटेज से उन्हें साफ समझ आ जाता है कि ड्राइवर और मारा गया आदमी एक दूसरे को पहले से जानते थे। इसी वजह से वे ड्राइवर के बारे में और गहराई से जांच शुरू कर देते हैं। तभी अचानक स्लेट के फोन पर उसकी पत्नी का कॉल आता है। वह उससे कहती है कि आज उसे बच्चों की जिम्मेदारी संभालनी होगी। स्लेट की पत्नी पहले से ही उसके नशे की आदतों को लेकर उससे काफी नाराज रहती थी। इसी वजह से स्लेट आज उसे मना नहीं कर पाता और मजबूरी में अपने बेटे को लेकर बेसबॉल प्रैक्टिस ग्राउंड की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ एक बड़े से घर के अंदर किलर नाम का एक आदमी शांति से योगा प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका घर बेहद आलीशान होता है और दीवारों पर लगी तस्वीरें साफ बताती हैं कि वह कभी एक बहुत ही सफल सॉफ्टवेयर डेवलपर रह चुका है। बचपन में उसके पैरों में बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी, लेकिन रोज की मेहनत और एक्सरसाइज की वजह से उसने अपने शरीर को काफी मजबूत बना लिया था। अब उसके शरीर में जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी थी। फिलहाल वह कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर काम कर रहा होता है। तभी अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड से बात करते हुए उसके फोन पर एक फोटो आती है। यह फोटो ड्राइवर की होती है, जो अब उसका अगला टारगेट बन चुका होता है। टारगेट कंफर्म होते ही किलर तुरंत अपना सामान पैक करता है, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को कई बार किस करता है और बिना देर किए वहां से निकल पड़ता है। इधर सिसेरो अपने ऑफिस में बैठी ड्राइवर के हाथ पर बने टैटू को ध्यान से स्टडी कर रही होती है। तभी उसका सीनियर उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसी की वजह से सिसेरो को स्लेट जैसे लापरवाह अफसर के साथ काम करना पड़ रहा था। लेकिन सिसेरो को इससे कोई खास परेशानी नहीं होती। वह अपने सीनियर को जाने के लिए कहती है और फिर दोबारा केस पर फोकस करने लगती है। थोड़ी ही देर में स्लेट भी वापस लौट आता है और ड्राइवर से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। इन इन्फॉर्मेशन से उन्हें ड्राइवर का असली नाम पता चलता है, जो जिमी होता है। जिमी ने अपने भाई गैरी के साथ मिलकर करीब 10 साल पहले एक खतरनाक बैंक डकैती को अंजाम दिया था। उस डकैती में जिमी एक गेट अवे ड्राइवर था और उसने अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल्स से अपने साथियों को पुलिस से बचाकर निकाल लिया था। उसी दिन के बाद से लोग
उसे ड्राइवर कहकर बुलाने लगे थे, लेकिन डकैती के बाद हालात बदल गए। घर लौटते समय कुछ लोगों ने जिमी और गैरी को गन पॉइंट पर पकड़ लिया और पैसों के बारे में पूछताछ करने लगे। अपने भाई की जान बचाने के लिए जिमी ने उन्हें सारी जानकारी दे दी, मगर पैसे मिलने के बाद भी उन लोगों ने जिमी के सामने ही गैरी का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने जिमी के सिर में भी गोली मार दी। गैरी की मौत ने जिमी को पूरी तरह तोड़ दिया था। हालांकि डॉक्टर किसी तरह उसकी जान बचा लेते हैं, लेकिन उसके सिर में एक मेटल प्लेट लगानी पड़ती है। इसके बाद कोर्ट में पूरी बैंक रॉबरी का इल्जाम जिमी पर ही डाल दिया जाता है और उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। यही वजह थी कि जेल से बाहर आते ही जिमी गुस्से और बदले की आग में जल रहा था। अब वह एक एक करके उन सभी लोगों को ढूंढ रहा था जिन्होंने उसके भाई को मारा था और उसे फंसाया था। इस वक्त उसका अगला निशाना एक बूढ़ा आदमी होता है, जिसके अपार्टमेंट के बाहर वह पहले से मौजूद रहता है। उसी दौरान किलर भी वहां पहुंच चुका होता है। वह फोन पर अपनी थेरेपिस्ट से बात करते हुए दूर से ड्राइवर पर नजर रखता है। जैसे ही ड्राइवर अपार्टमेंट के अंदर जाता है, किलर भी अपनी गन तैयार करके उसके पीछे पीछे अंदर घुसने लगता है। इधर वह बूढ़ा आदमी एक लड़की को मदद के बहाने अपने घर में ले आया होता है। वह उस लड़की को ड्रग्स देता है और उसके बेहोश होने का इंतजार कर रहा होता है ताकि बाद में उसके साथ गलत हरकत कर सके। वह उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा होता है कि तभी अचानक दरवाजा जोर से टूटता है और ड्राइवर अंदर घुस आता है। ड्राइवर सीधे उस बूढ़े आदमी पर गन तान देता है। उसे जिंदा देखकर उस आदमी की हालत खराब हो जाती है। घबराहट में वह बताने लगता है कि गैरी को मारने के लिए किसी ने उन्हें मोटी रकम दी थी, लेकिन ड्राइवर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और बिना रुके उसके सिर में गोली मार देता है। बाहर निकलते ही किलर ड्राइवर पर फायर करने ही वाला होता है, तभी सामने एक छोटी लड़की आ जाती है। इस वजह से ड्राइवर को किलर की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। ड्राइवर तुरंत किलर पर गोली चलाकर उसे डराता है और बिना टाइम गवाए अपनी कार में बैठकर वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल ड्राइवर किलर की पकड़ से बच निकलता है। थोड़ी ही देर बाद उस बूढ़े आदमी के घर पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। सिसेरो और स्लेट भी मौके पर आकर पूरी जगह की जांच करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें साफ समझ आ जाता है कि इस आदमी को भी ड्राइवर ने ही मारा है। जांच में यह भी खुलासा होता है कि वह बूढ़ा आदमी डार्क वेब पर मोलेस्टेशन से जुड़ा अश्लील कंटेंट बेचता था। यही वही आदमी था जिसने उस दिन वीडियो रिकॉर्ड की थी जब ड्राइवर के सामने उसके भाई गैरी की हत्या की गई थी और बाद में ड्राइवर के सिर में गोली मारी गई थी। इधर ड्राइवर के हाथ से निकल जाने की वजह से किलर काफी बेचैन हो जाता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को ड्राइवर के बारे में सब कुछ बताता है। वह बताता है कि ड्राइवर की आंखों में बदले की एक खतरनाक आग है जो उसे अब तक का सबसे मुश्किल टारगेट बना रही है। फिर भी किलर इसे एक चैलेंज की तरह लेता है। ड्राइवर को खत्म करने से पहले वह एक बड़ा फैसला करता है और अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड बेहद खुश हो जाती है। अगली सुबह सिसेरो जब ऑफिस पहुंचती है तो उसकी नजर स्लेट के हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है। तभी उसे एहसास होता है कि स्लेट पहले लॉस एंजलस होमिसाइड डिपार्टमेंट में काम कर चुका था। वह डिपार्टमेंट अपने करप्शन और खराब व्यवहार के लिए काफी बदनाम था। उसी दौर में स्लेट को ड्रग्स की बुरी लत लग गई थी। बाद में उसकी मुलाकात मरीना नाम की एक खबरी से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ समय बाद दोनों ने शादी भी कर ली। सिसेरो के सामने स्लेट ये दावा करता है कि बेटे के जन्म के बाद उसने ड्रग्स पूरी तरह छोड़ दिए थे। सिसेरो उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। उसे स्लेट के लिए बुरा भी लगता है, इसलिए वह उसे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ वह सब अतीत की बातें हैं। अब उसे इस केस पर फोकस करना चाहिए और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना चाहिए। उधर ड्राइवर तेजी से कार चलाता हुआ एक घर के बाहर पहुंचता है। वहां वह एक औरत को देखता है जो अपने पति और बच्चे को बाहर तक छोड़ने आती है। उनके जाते ही ड्राइवर अपनी गन को रीलोड करता है और उस घर के अंदर घुस जाता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि वह उसे मारने आया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। ये औरत कभी ड्राइवर की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। जब ड्राइवर जेल गया था तब वह प्रेग्नेंट थी। ड्राइवर को लगता है कि बाहर जिस बच्चे को उसने देखा वह उसका ही बेटा है, लेकिन उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड उसे सच्चाई बताती है। वह कहती है कि वह बच्चा ड्राइवर का नहीं है। ड्राइवर के जेल जाने के बाद वह पूरी तरह टूट चुकी थी। गुस्से और दर्द में उसने अबॉर्शन करा लिया था। कुछ समय बाद उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ते हुए एक दूसरे आदमी से शादी कर ली जो अब उस बच्चे का असली पिता है। यह सच जानकर ड्राइवर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहां से बाहर जाने लगता है। तभी पीछे से उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है और उसके अगले मिशन के लिए उसे गुड लक कहती है। वहीं दूसरी तरफ किलर लिली के साथ सुपर कार से चर्च पहुंचता है और वहां ऑफिशियली उससे शादी कर लेता है। दोनों अपनी शादी से बेहद खुश होते हैं। उन्होंने कोई बड़ा दिखावा नहीं किया होता। अब किलर की ऑफिशियल शादी हो चुकी थी और उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इसी वजह से वह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की दुनिया छोड़ने का फैसला करता है। उसका प्लान था कि वह लिली के साथ किसी दूर जगह जाकर शांति से एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। लिली को भी यह फैसला बहुत अच्छा लगता है और वह इस नए जीवन के सपने देखने लगती है।
उधर रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों से गुजरते हुए ड्राइवर अपने अगले टारगेट तक पहुंच जाता है। ये टारगेट एक स्ट्रिप क्लब का बाउंसर होता है और वही शख्स था जिसने उसके भाई गैरी का गला काटा था। ड्राइवर उसे देखते ही क्लब के अंदर चला जाता है और बाउंसर के बाथरूम में जाने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही बाउंसर अंदर जाता है, ड्राइवर एक नुकीला हथियार लेकर उसके पास पहुंच जाता है। बाउंसर तुरंत ड्राइवर को पहचान लेता है और डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह भी अपना डैगर निकाल लेता है। तभी बाथरूम में एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। ड्राइवर उसे बाहर जाने का इशारा करता है और सख्त लहजे में धमकी देता है कि वह बाहर जाकर ऐसा दिखाए जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। बूढ़ा आदमी घबराकर तुरंत बाहर निकल जाता है। ड्राइवर दरवाजा बंद करता है और फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं, लेकिन आखिरकार ड्राइवर पूरी ताकत से बाउंसर पर वार करता है। वह उसे बार बार मारता है जब तक उसकी हालत बेहद खराब नहीं हो जाती। मरने से पहले भी बाउंसर ड्राइवर से माफी नहीं मांगता। वह सिर्फ इतना कहता है कि उसकी मौत के बाद ड्राइवर उसके बेटे के पास जाकर उसकी तरफ से सॉरी बोल दे। यह सुनते ही ड्राइवर बिना कोई जवाब दिए उसे वहीं छोड़ देता है और बाहर निकलकर किसी को फोन करता है। इधर किलर अपने घर में बैठा अपनी पुरानी तस्वीरें देख रहा होता है। अचानक उसकी नजर बचपन की फोटो पर जाती है जब उसके पैर ठीक से काम नहीं करते थे। सर्जरी के बाद उसके पैरों पर गहरे निशान रह गए थे। खुद को शांत करने के लिए वह अपनी गन्स को साफ करने लगता है। तभी वह एक बार फिर फैसला करता है कि ड्राइवर को खत्म करने के बाद ही वह इस रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब लिली को इस बात का पता चलता है तो वह किलर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब किलर उसकी एक भी बात नहीं सुनता तो लिली रोते हुए नीचे चली जाती है। अब किलर पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वह चुपचाप अपनी गन्स साफ करता रहता है। अगले दिन किलर और स्लेट दोनों ही अपने अपने घरों से निकलते हैं, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा होता है, ड्राइवर। रास्ते में स्लेट सिसेरो को कॉल करता है। सिसेरो उसे बताती है कि पिछली रात बाउंसर पर हुए हमले की जानकारी मिल चुकी है। किस्मत अच्छी थी कि वक्त रहते लोग बाथरूम तक पहुंच गए थे और बाउंसर को जिंदा हालत में अस्पताल भर्ती करवा दिया गया था। उसकी बैकग्राउंड जांच करने पर यह भी सामने आता है कि वह पहले कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल रह चुका था। इसी बीच स्लेट खुद अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। उधर ड्राइवर को रेडियो से यह खबर मिल जाती है कि उसका टारगेट अभी जिंदा है। ये सुनते ही वह बिना देर किए अपनी कार को तेजी से मोड़ता है और करीब 100 डिग्री टर्न लेते हुए वापस शहर की तरफ अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ किलर को भी अपने कॉन्ट्रैक्टर का फोन आता है। वह उसे बाउंसर के बारे में बताता है और साफ कहता है कि किलर को तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए क्योंकि यह तय है कि ड्राइवर वहां जरूर आएगा। अस्पताल में कई सर्जन मिलकर बाउंसर की सर्जरी कर रहे होते हैं। इसी दौरान सबसे पहले स्लेट वहां पहुंचता है और पास के एक कमरे में चला जाता है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता और ड्राइवर भी अस्पताल में एंट्री कर लेता है। वह सीधे सर्जरी रूम में घुसता है और डॉक्टरों के सामने ही बाउंसर पर कई गोलियां चला देता है। इस बार वह कोई भी चांस नहीं छोड़ता और बाउंसर को पूरी तरह खत्म कर देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। स्लेट बाहर की ओर दौड़ता है और ड्राइवर का पीछा करने लगता है। दोनों भागते हुए अस्पताल के बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। वहां दोनों एक दूसरे पर लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन आखिरकार अपनी बेहतर स्किल्स की वजह से ड्राइवर स्लेट को गन पॉइंट पर ले लेता है। जैसे ही उसकी नजर स्लेट के पुलिस बैच पर पड़ती है, वह उसे छोड़ देता है और अगले ही पल अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में ड्राइवर के फोन पर बाउंसर के बेटे का कॉल आता है। वह उससे बात करने लगता है। ड्राइवर उसे सलाह देता है कि उसे अपनी जिंदगी में वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहता है, बस उसे हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। तभी अचानक पीछे से किलर की कार आ जाती है और वह ट्रैफिक से भरी सड़क पर ड्राइवर का पीछा शुरू कर देता है। दोनों ही कार चलाने में माहिर होते हैं। तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ती हैं और दोनों एक दूसरे पर शूट करते रहते हैं। इसी दौरान एक गोली ड्राइवर की गर्दन को छूते हुए निकल जाती है, जिससे उसे हल्की चोट लग जाती है। फिर वह तुरंत वहां से निकल जाता है। इससे किलर बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी उसके कॉन्ट्रैक्टर का एक और कॉल आता है। वह अब ड्राइवर को मारने से मना कर देता है। ये सुनकर किलर पूरी तरह भड़क जाता है, लेकिन वह किसी भी हालत में ड्राइवर से पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह अपने स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करता और अपना हंट जारी रखने का फैसला करता है। उधर ड्राइवर की हालत अब ठीक नहीं होती। वह सीधे गैरी के पुराने घर पहुंचता है, जहां उनकी माँ अभी भी रहती होती है। अंदर जाकर वह कुछ पुरानी तस्वीरें देखता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके पास आती है, उसकी गर्दन के जख्म को देखती है और खुद उसके टांके लगाने लगती है। इसी दौरान ड्राइवर अपनी माँ को सच बताता है। वह कहता है कि उन्होंने चोरी अमीर बनने के लिए नहीं की थी, बल्कि गैरी के ऊपर चढ़े कर्ज को चुकाने के लिए की थी। उसने गैरी का साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत चिंता थी। ड्राइवर यह भी बताता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि कोई उनके बारे में दूसरी गैंग को खबर दे देगा और वही लोग आकर गैरी को मार देंगे। उसकी माँ उसे शांत करती है और गैरी की एशेज उसे सौंप देती है। ड्राइवर का इरादा था कि वह अपनी आखिरी टारगेट को मारने के बाद ही इन एशेज को बहाएगा, इसलिए वह तुरंत गैरी की एशेज लेकर अपने फाइनल टारगेट की ओर निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते भर उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, आखिर उन लोगों को उनकी लोकेशन
लोकेशन किसने दी थी और वह कौन था जिसने गैरी और उसे मरवाने के लिए पैसे दिए थे। जब सिसेरो को स्लेट और ड्राइवर के बीच हुए आखिरी एनकाउंटर के बारे में पता चलता है तो वह स्लेट की तारीफ करती है। वह कहती है कि उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से कम वह ड्राइवर तक पहुंच तो पाया। इसके बाद सिसेरो उसे कुछ और नाम और चेहरे दिखाती है जिनमें से किसी एक को ड्राइवर अगला निशाना बना सकता था। स्लेट उन लोगों में से एक आदमी की फोटो उठाता है और सीधे उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर ड्राइवर एक छोटे से गांव के बाहर बने चर्च के पास पहुंच जाता है। वहां एक प्रीचर टेंट के नीचे बच्चों को सही रास्ते पर चलने की सीख दे रहा होता है। ड्राइवर पहले इंतजार करता है कि सारे बच्चे वहां से चले जाएं। उसके बाद वह प्रीचर से अकेले में बात करता है। बातचीत के दौरान ड्राइवर को पता चलता है कि प्रीचर ने अपने पुराने क्रिमिनल जीवन को पूरी तरह छोड़ दिया था। गैरी की मौत के बाद उसे बहुत गहरा पछतावा हुआ था। असल में वह पूरे ग्रुप में अकेला ऐसा इंसान था जो गैरी को मारना नहीं चाहता था। बाकी लोगों ने जो किया उसका उसे आज भी अफसोस था। यह सब जानने के बावजूद ड्राइवर उसे बाहर लेकर आता है। वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी प्रीचर उसे बताता है कि उसके पास 12 गोद लिए हुए बच्चे हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी उसी पर है। वह यह भी बताता है कि गैरी की मौत के बाद उसने पुलिस के सामने अपने पुराने गुनाह कबूल कर लिए थे और उसकी सजा भी काटी थी। यह सुनकर ड्राइवर गुस्से में एक गोली साइड में चला देता है और प्रीचर से कहता है कि वह जाकर अपने परिवार को संभाले। ड्राइवर वापस टेंट में जाकर बैठता ही है कि तभी अचानक किलर वहां पहुंच जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। किलर अब तक ड्राइवर को शूट नहीं करता क्योंकि वह बराबरी की लड़ाई में उसे हराना चाहता था। इसी वजह से वह ड्राइवर की पिस्तौल भी छीन लेता है, लेकिन ड्राइवर उससे लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि किलर ने अब तक उसका कोई नुकसान नहीं किया होता। उसी वक्त वहां स्लेट पहुंच जाता है और आते ही ड्राइवर के सिर पर गोली चला देता है। तभी बड़ा खुलासा होता है। असल में उस दिन ड्राइवर के घर में गैरी और ड्राइवर को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद स्लेट था। किलर को ड्राइवर को मारने का टारगेट भी उसी ने दिया था, लेकिन स्लेट यह भी जानता था कि ड्राइवर कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारेगा। इसी वजह से उसने बाद में किलर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने की कोशिश की थी ताकि वह खुद ड्राइवर को मारकर सबकी नजरों में हीरो बन सके, मगर किलर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया था। अब किलर का काम यहाँ खत्म हो चुका होता है, इसलिए वह वहाँ से जाने लगता है। तभी स्लेट उसे रोककर उसकी फीस पूछता है। किलर बताता है कि उसकी फीस सिर्फ $1 थी क्योंकि वह यह काम शौक में करता था, लेकिन वह $1 लेने से भी मना कर देता है क्योंकि वह ड्राइवर को मार नहीं पाया था और अब वह ऐसे काम आगे कभी नहीं करना चाहता था। किलर और स्लेट बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से ड्राइवर खुद स्लेट को गोली मार देता है। यह खुलासा होता है कि स्लेट ने ड्राइवर के सिर के पीछे गोली चलाई थी, लेकिन वहां पहले से लगी स्टील प्लेट की वजह से ड्राइवर बच गया था। इसी के साथ ड्राइवर आखिरकार गैरी की मौत का बदला पूरा कर लेता है। उधर सिसेरो जब स्लेट के बारे में और गहराई से जांच करती है तो उसे सच्चाई पता चलती है। जिन जिन लोगों ने गैरी को मारा था वे सभी पहले स्लेट की ही जेल में बंद रह चुके थे। जल्दी पैसा कमाने के लालच में स्लेट ने उन्हीं के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। यह सच सिसेरो को मरीना से पता चलता है जो उस समय गैरी की गर्लफ्रेंड थी। ये जानकर सिसेरो तुरंत स्लेट की लोकेशन की तरफ निकलती है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे सिर्फ स्लेट की लाश मिलती है। यह देखकर वह सन्न रह जाती है। कहीं न कहीं उसे समझ आ जाता है कि ड्राइवर ने जो किया वह गलत नहीं था। इसके बावजूद वह स्लेट की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाती। आखिर में ड्राइवर समंदर के किनारे जाकर गैरी की राख को पानी में बहा देता है। इधर किलर वापस लिली के पास लौट जाता है। वहीं प्रीचर अब भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता रहता है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।